Wish you a very good morning everyone. Welcome to IAS Point. This is दीपाली। और कल की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने चैप्टर 9 में पर्यावरण के कार्य को समझा था। उसके बाद हमने धारण क्षमता और कौन सी वैश्विक उष्णता के बारे में पढ़ा था। और आज का हमारा टॉपिक हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। कल मैंने बताया था कि यहाँ पे एक प्रश्न आएगा, तो वो क्वेश्चन क्या है हम उसको यहाँ पर देखते हैं। यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या पर्यावरण समस्याएं इस शताब्दी के लिए नई हैं? यदि ऐसा है तो क्यों है? हमें ये बताना है कि क्या इस शताब्दी के लिए जो पर्यावरण समस्याएं हैं वो नई हैं। अगर वो नई है तो ऐसा क्यों है, इसका हमें कारण बताना है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए कुछ विस्तार में जानने की आवश्यकता है। ठीक है, इस प्रश्न का हमें उत्तर चाहिए तो हमें विस्तार से इसको पढ़ना होगा। तो पहले हम इस टॉपिक को रीड करेंगे और फिर हम इसको समझेंगे। तो चलिए इसको रीड कर लेते हैं। प्रारंभ के दिनों में जब सभ्यता शुरू ही हुई थी या जनसंख्या में इस असाधारण वृद्धि के पूर्व और देशों द्वारा औद्योगिकरण अपनाने के पहले पर्यावरण संसाधनों की मांग और सेवाएं उनकी पूर्ति से बहुत कम थी। इसका अर्थ हुआ कि प्रदूषण पर्यावरण की अवशोषी क्षमता के भीतर था और संसाधन निष्कर्षण की दर इस संसाधनों के पुनः सृजन की दर से कम थी। इसलिए पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न नहीं हुई थी। लेकिन जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए औद्योगिक क्रांति के आगमन से स्थिति बदल गई। परिणाम स्वरूप उत्पादन और उपभोग के लिए संसाधनों की मांग संसाधनों की पुनः सर्जन की दर से बहुत अधिक हो गई। पर्यावरण की अवशोषी क्षमता पर दबाव बुरी तरह से बढ़ गया। यह प्रवृत्ति आज भी जारी है। इस तरह से पर्यावरण की गुणवत्ता के मामले में मांग पूर्ति संबंध पूरी तरह से उलट गए हैं। अब हमारे सामने पर्यावरण संसाधनों और सेवाओं की मांग अधिक है, लेकिन उनकी पूर्ति सीमित है, जिसके कारण अधिक उपयोग और दुरुपयोग है। इसलिए अपशिष्ट सृजन और प्रदूषण के पर्यावरण मुद्दे आजकल बहुत गंभीर हो गए हैं। इसका मतलब हम इससे क्या समझते हैं कि प्रारंभ के दिनों में जब सभ्यता की शुरुआत हुई थी, यानी जब से सभ्यता शुरू हुई थी, तब क्या था कि जनसंख्या में इस असाधारण वृद्धि के पूर्व और देशों द्वारा औद्योगिकरण अपनाने के पहले पर्यावरण संसाधनों की मांग और सेवाएं उनकी पूर्ति से बहुत कम थी। यानी क्या होता था, जब सभ्यता शुरू हुई थी और जनसंख्या भी बहुत कम होती थी, जनसंख्या वृद्धि से पहले की बात हो रही है, जब सभ्यता लगभग शुरू हुई थी और जनसंख्या बहुत कम हुआ करती थी, तब क्या होता था कि पर्यावरण संसाधनों की मांग बहुत कम की जाती थी। संसाधनों की मांग थी ना, जो वो कम की जाती थी, और जो हमारे संसाधन हुआ करते थे ना, वो ख़त्म नहीं हो पाते थे, उससे पहले उनका पुनः सृजन हो जाता था। यानी हमारे संसाधन नष्ट नहीं होते थे, बल्कि उनका पुनः यानी डबल से उनका नवीनीकरण जल्दी से जल्दी हो जाता था, है ना। लेकिन अब क्या हो रहा है, पर्यावरण समस्या, और इसलिए उस टाइम पर पर्यावरण समस्या उत्पन्न नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जनसंख्या बहुत कम थी। पहली चीज़, सबसे बड़ा आजकल पर्यावरण में कारण क्या है? हमारे पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? पॉपुलेशन। हमारे जो देश की पॉपुलेशन होती है, और देश की ही नहीं पूरे विश्व में पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या। जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतना ही ज़्यादा पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो रहा है। अब क्या, पहले के ज़माने में बात की गई है, पहले के ज़माने में पहले की सभ्यता जब स्टार्ट हुई थी, जब ना तो जनसंख्या थी और संसाधन बहुत सारे थे, और संसाधन के खत्म होने से पहले ही उनका पुनः नवीनीकरण हो जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी जनसंख्या विस्फोट के कारण, और लोगों की जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। इसके कारण क्या हो रहा है? औद्योगिक क्रांति के आगमन से स्थिति बदल गई। ठीक है, औद्योगिक क्रांति यानी बड़े बड़े उद्योग हर जगह स्थापित हो चुके हैं और जनसंख्या भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। इससे क्या हो रहा है कि संसाधन जो हमारे हैं ना, वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, और संसाधनों की मांग बहुत ज़्यादा की जा रही है। क्योंकि जितनी ज़्यादा जनता होगी, यानी जितनी पॉपुलेशन होगी, यानी जितनी जनसंख्या होगी, संसाधनों की मांग उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि लोगों को अपनी सुख सुविधाओं के लिए संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी।
और संसाधन हमारे खत्म होते जा रहे हैं और उतनी जनसंख्या के हिसाब से संसाधनों की पूर्ति भी नहीं हो पा रही है और संसाधनों को नवीनीकरण भी नहीं हो पा रहा है। इस कारण क्या हो रहा है, यह प्रवृत्ति आज भी जारी है। इस तरह से पर्यावरण की गुणवत्ता के मामले में मांग की पूर्ति संबंध पूरी तरह से उलट गए। अब क्या हो रहा है, हमारे पर्यावरण संसाधनों और सेवाओं की मांग अधिक है। अब संसाधन और सेवा की मांग लोग ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, उनकी पूर्ति सीमित है। लेकिन ना हमारे पास उतने ज़्यादा संसाधन हैं, उतने ज़्यादा संसाधन नहीं है क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और संसाधन इतने ज़्यादा नहीं है, इसलिए इनकी पूर्ति की मांग की जा रही है लेकिन संसाधन की पूर्ति नहीं हो पा रही है ना। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, पॉपुलेशन, ठीक है, और औद्योगिक क्रांति भी कहीं ना कहीं इसका कारण है, जिसके कारण अधिक उपयोग और दुरुपयोग है। इसलिए अपशिष्ट सृजन और प्रदूषण के पर्यावरण मुद्दे आजकल बहुत गंभीर हो गए। इसलिए अपशिष्ट सृजन और पर्यावरण के मुद्दे आजकल बहुत गंभीर हो गए। इसलिए हम इस टॉपिक से क्या समझे, इस टॉपिक से हमें ये समझ आ रहा है कि पहले के ज़माने में, यानी पहले के समय में ऐसा नहीं था कि पर्यावरण की बहुत बड़ी समस्या हो। इतनी बड़ी समस्या नहीं थी पहले पर्यावरण जितनी अब इस टाइम पर पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। तो इस टॉपिक को जब हमने स्टार्ट किया था तो ये क्वेश्चन आया था हमारे सामने, पर्यावरण समस्या इस शताब्दी के लिए नई है, यदि ऐसा है तो क्यों। तो हम कह सकते हैं, इसका आंसर हम क्या दे सकते हैं, हमने टॉपिक को पढ़ा, अब आंसर हमारे माइंड में खुद सेट होता है, खुद आ सकता है। हमारा आंसर क्या हो सकता है कि इस शताब्दी के लिए पर्यावरण की जो समस्या है वो एकदम नई तो नहीं है ना। पुराने ज़माने में भी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और उसका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है ना। ऐसा हमें आंसर समझ में आता है कि हाँ, इस शताब्दी के लिए ये नई है, क्योंकि पहले भी थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब कुछ बहुत बढ़कर सामने आई है तो ये नई ही है ना। तो हमारा ये वाला टॉपिक यहाँ पर क्लियर होता है। अब हम कल क्या पढ़ेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, भारत की पर्यावरण स्थिति। हम भारत की पर्यावरण स्थिति कल पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारे इंडिया में भारत की पर्यावरण स्थिति क्या होगी ये हमें कल के टॉपिक में समझ आएगा। इसको हम कल क्लियर करेंगे, लेकिन इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी छूट रही है, हम उसको भी देख लेते हैं। क्या है, बॉक्स में इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है तो हम बॉक्स को कैसे छोड़ सकते हैं। तो इस बॉक्स में क्या दिया है, बॉक्स 9.2, इसमें दिया है ओजोन अपक्षय। ओजोन को कौन नहीं जानता, ओजोन नाम किसने नहीं सुना, सभी ने सुना होगा, है ना। ओजोन नाम सभी ने सुना है क्योंकि हम इसे छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। ओजोन क्या है, तो ओजोन को हम शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को रोकती है, एक लेयर की तरह ये काम करती है। हमने हमेशा से यही पढ़ा है कि ओजोन परत जो हमारी होती है वो सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली किरणों को रोकती है। एक ये जैसे पृथ्वी है तो ओजोन परत यहाँ एक लेयर की तरह काम करती है और सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उन्हें यहाँ पर रोक लेती है, यानी पृथ्वी तक पहुँचने में सूर्य से आने वाली किरणों को रोकती है एक लेयर के रूप में ओजोन परत, ठीक है। इस तरह से ओजोन परत काम करती है। तो पहले हम इसको रीड करते हैं और उसके साथ इसको हम समझते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें। ओजोन अपक्षय का अर्थ समताप मंडल में ओजोन की मात्रा की कमी है। ओजोन का अर्थ तो हम जानते हैं क्या होता है, हमने समझ लिया कि ओजोन एक परत होती है जो कि सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को रोकती है। पर अपक्षय क्या होता है, अपक्षय का मतलब हम मान सकते हैं कमी। ओजोन में आने वाली यानी ओजोन की मात्रा में आने वाली कमी को हम कह सकते हैं ओजोन अपक्षय। अब हुआ ये टॉपिक क्लियर, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओजोन अपक्षय का अर्थ समताप मंडल में ओजोन की मात्रा में कमी है। ओजोन अपक्षय का मतलब क्या है, समताप मंडल में जो ओजोन परत है उसकी मात्रा में कमी, ठीक है, यानी ओजोन की मात्रा में कमी। और ओजोन परत कहाँ पे होती है, समताप मंडल में। ये याद करने वाली बात है कि ओजोन परत समताप मंडल में होती है। एक आपको ट्रिक बताती हूँ मैं जिससे आप मंडल को अच्छे से याद कर सकते हैं।
ये ट्रिक मैं आपको इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद आपको बताऊंगी, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, पहले हम अपने इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, फिर हम मंडल को याद करने की एक ट्रिक देखेंगे जिससे हमें मंडल अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है, सारे मंडलों को याद कर लेंगे। तो आगे, ओजोन अपक्षय की समस्या का कारण समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन के ऊंचे स्तर है। ओजोन की जो परत जो कि उसमें छेद हो रहा है और वो कम हो रही है, उसका कारण क्या है? समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन के ऊंचे स्तर है ना, जिससे उसे नुकसान पहुंच रहा है। इन यौगिकों के मूल हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। इसका नाम भी सुना है सबने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जो कि ओजोन के लिए बहुत नुकसानदायक है, जिसका प्रयोग काय में करते हैं हम लोग? रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन के ठंडा रखने वाले पदार्थ या एरासोल प्रोपेलेंट्स में तथा अग्निशामकों में प्रयुक्त किए जाने वाले ब्रोमोफ्लोरोकार्बन में होता है, BFC। ठीक है, यानी CFC और BFC ये क्या होते हैं? ओजोन को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, आगे, ओजोन स्तर के अपक्षय के परिणाम स्वरूप पराबैंगनी विकिरण UV पृथ्वी की ओर आते हैं और जीवों को क्षति पहुंचाते हैं। क्या होता है? हमारी जो ओजोन लेयर, जो कि CFC जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन जैसे यौगिकों से उसे नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे क्या होता है? उसमें छेद होते जा रहे हैं और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, ठीक है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो किरणें हैं वो ओजोन परत के छेद में से पृथ्वी पर आ जा रही हैं, जिससे क्या हो रहा है? जीवों को नुकसान पहुंच रहा है और जिससे कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं, जिससे त्वचा कैंसर हो सकता है, जो कि बहुत बेकार होता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि विकिरण से मनुष्य में त्वचा कैंसर होता है, ये माना गया है, शायद ऐसा लगता है कि इससे मनुष्य में त्वचा कैंसर हो सकता है, यह और हो भी रहा है। यह पादप प्लवक फिटोप्लैंक्टन के उत्पादन को कम कर जलीय जीवों को प्रभावित करता है। ये जलीय जीवों को भी बहुत प्रभावित करता है। यह स्थलीय पौधों की समृद्धि को भी प्रभावित करता है। अब ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। 1979 से 1990 के बीच ओजोन स्तर में 5% की कमी आई। ठीक है, 1979 से 1990 के बीच ओजोन के स्तर में 5% कमी आई, क्योंकि ओजोन स्तर सर्वाधिक हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में आने से रोकता है। इसलिए अनुमानित ओजोन में कमी विश्व भर में चिंता का विषय है। ओजोन में कमी आई है, ओजोन क्या करता है? पराबैंगनी किरणों को रोकता है। अगर उसमें कमी आएगी तो यह विश्व भर के लिए चिंता का विषय है। इसके कारण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाना पड़ा। इसके कारण किसे अपनाना पड़ा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसको भी हम चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। इसके कारण हमें किसे अपनाना पड़ा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? क्वेश्चन आया ना माइंड में कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है क्या और इसे क्यों अपनाया गया? ये कोई चीज़ है या क्या है? ऐसा क्वेश्चन सबके मन में आ रहा है ना, तो इसको मैं बताती हूँ कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। 1987 में एक क्या बनाया गया? एक समझौता किया गया। ठीक है, 1987 में एक समझौता किया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसे नाम दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, इसके तहत क्या करना था? CFC यौगिकों तथा अन्य ओजोन अपक्षयक रसायनों के प्रयोग पर रोक लगाना पड़ा, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्रिक्लोरोथेन, जिन्हें मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, तथा ब्रोमीन यौगिक तत्व, जिन्हें हैलोन कहा जाता है। तो 1987, ये पॉइंट आप चाहें तो नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 1987 में एक समझौता किया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, 1987 का ये समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या किया गया? CFC जैसे यौगिकों, टेट्राक्लोराइड, ट्रिक्लोरोथेन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म जैसे यौगिक तत्व, इन पर रोक लगा दी गई और इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम हैलोन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ओजोन अपक्षय। हमने पढ़ लिया कि ओजोन अपक्षय क्या होता है। ओजोन की मात्रा में कमी को हम ओजोन अपक्षय कहते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ये किसके कारण हो रहा है? CFC जैसे
यौगिकों के कारण, ठीक है। और इस पर रोक लगाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसा समझौता किया गया, और समझौता कब किया गया था? 1987 में, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक क्लियर होता है। अब कल की वीडियो में मैंने आपसे लास्ट में क्या बोला था कि ओजोन को लेकर हाँ अभी अभी एक खबर भी आई है। तो अभी इन केस कोरोना, ठीक है, अभी इन केस कोरोना में हमने क्या, किसी ने ऐसी न्यूज़ सुनी है कि जो हमारी ओजोन लेयर है, तो इन केस कोरोना में क्या हुआ है कि हमारी जो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती थी जिन्हें ओजोन परत रोकती थी, इसमें क्या हो गए थे, इसमें कुछ छेद हो गए थे, ठीक है। तो अभी कोरोना की सिचुएशन में कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगा, ठीक है, लोग अपने घरों में रहे, उनने वाहन यानी गाड़ियों का कम से कम यूज़ किया, कहीं उद्योग भी बंद हो गए, मतलब बहुत कुछ रुक सा गया था कोरोना की सिचुएशन में, अभी भी रुका हुआ है, जिससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं प्रदूषण कम हो गया है ना। और प्रदूषण के कम होने से क्या हुआ है, एक बहुत अच्छी खबर हमारे सामने आई कि कहीं ना कहीं हमारी जो ओजोन परत में छेद हो गए थे ना कहीं वो छेद कम हो गए हैं, वो छेद भर रहे हैं, है ना। तो ये थी गुड न्यूज़, और आई विश कि ये सारे ही छेद जल्दी से भर जाएं और हमारी ओजोन परत एक अच्छी लेयर की तरह हमारी हमेशा रक्षा करती है, वो अच्छी तरह से ठीक हो जाएगी, है ना, हो सकती है ना। अगर इसी तरह हम प्रदूषण को कम करेंगे तो ओजोन लेयर के जो छेद जो बचे हुए हैं वो बहुत जल्दी भर जाएंगे। तो ये तो थी आपके लिए गुड न्यूज़ जो मैंने बता दी कि ओजोन परत में अभी क्या चेंज हुए हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एक और बात बताई थी अभी अभी, क्या कि मैं आपको क्या बताने वाली थी, मंडल यानी जो हमारे समताप मंडल वगैरह जो है ना, उनको एक ट्रिक से याद करना बताने वाली थी। तो वो आपको ट्रिक और बता देती हूँ मैं। तो आपकी ट्रिक ये है कि आपको 5 मंडल के नाम याद करना है, वो भी उनके किसके हिसाब से कि किसके बाद कौन सा मंडल है, ठीक है। तो आप ये ट्रिक कर सकते हैं, छोड़ सब मैं आया बाहर, ठीक है। इससे क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा आपका छोड़, तो इससे क्या आ जाएगा आपका क्षोभ मंडल। तो सबसे पहला मंडल कौन सा है, क्षोभ मंडल, ठीक है। उसके बाद क्या है, छोड़ सब, तो सबसे क्या हो जाएगा, समताप मंडल, ठीक है। ये आपका सेकंड नंबर का मंडल है। इसके बाद में यानी कि में से हो जाएगा हमारा मध्य मंडल, ये आपका 3rd नंबर का मंडल है। फिर में के बाद क्या आया यानी आयान मंडल, ये आपका 4थे नंबर का मंडल है। और सबसे लास्ट में क्या है, बाहर, तो बाहर से क्या होगा, बहिर्मंडल, ठीक है। तो ये आपके 5 मंडल इस ट्रिक से क्लियर होते हैं। तो आप इस ट्रिक को याद करिए, छोड़ सब में आया बाहर, पहला आपका क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयान मंडल, और फिर आपका बहिर्मंडल, ठीक है। क्लियर हुए आपके मंडल। तो हमारा क्या था कि हमने चैप्टर में एक ही मंडल के बारे में बात की है, समताप मंडल के बारे में, ठीक है। हमारी ओजोन की मात्रा में कमी आई, तो हमारी ओजोन परत किस मंडल में है, समताप मंडल में, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और यहाँ पर हमारी जो वैश्विक उष्णता है वो निचले वायुमंडल के ताप में वृद्धि होने के कारण होती है। तो निचले वायुमंडल कहाँ पर होता है, समताप मंडल में, ठीक है। यहाँ भी बात समताप मंडल की गई, ठीक है। तो हो गए आपके मंडल की ट्रिक कंप्लीट और मंडल भी समझ में आ गए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अब हम कल क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार उसको भी देख लेते हैं। कल हम पढ़ने वाले हैं भारत की पर्यावरण स्थिति। अभी हमने पर्यावरण स्थिति पढ़ी, ठीक है, हमने हमारी ओजोन परत में पर्यावरण की स्थिति पढ़ ली किस तरह से है ना, हमने बहुत अच्छे से सब कुछ समझा। अब हम हमारे भारत की पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपने इंडिया की किस किस को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो कल हम इसको समझेंगे, भारत की पर्यावरण स्थिति। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।